कहानी की शुरुआत में ही हम एसएन नाम के इस आदमी को देखते हैं। वो असल में पेरिस के एक मशहूर म्यूजियम में क्लीनर का काम करता है। दिन में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स की भीड़ रहती है, इसलिए वो ज्यादातर रात के समय म्यूजियम साफ करने आता है। इधर उधर सफाई करते वक्त उसे कभी कभी म्यूजियम में रखी कीमती चीजों को करीब से देखने का मौका भी मिल जाता है। तो खैर, बाकी दिनों की तरह आज भी जब वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर म्यूजियम में रखे मोतियों से जड़े एक कीमती नेकलेस पर जा टिकी है। एसएन की उस हार के प्रति इतनी दिलचस्पी देखकर उसके पास खड़ा उसका एक सहकर्मी कहता है, ये तो इस शहर की रानी का हार है, अगले हफ्ते इसकी नीलामी होने वाली है और इसकी कीमत सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। हमारी कई हजार सालों की सैलरी जोड़ दो तब भी इस हार के बराबर नहीं होगी। ये सब सुनकर एसएन एक डोंट केयर वाला एक्सप्रेशन देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अगले दिन काम खत्म करके एसएन अपनी एक्स वाइफ क्लेयर से मिलने जाता है। किसी वजह से क्लेयर और एसएन अब अलग रहते हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी है, इसलिए महीने के आखिर में एसएन कभी कभी बेटे की परवरिश के पैसे देने आता है। पैसे देने के बाद एसएन कहता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। जवाब में क्लेयर कहती है, ठीक है, तुम चाहो तो शनिवार रात 8 बजे उससे मिल सकते हो। बेटे से मिलने की इजाजत मिलते ही एसएन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एसएन सीधा जाता है एक आदमी विंसेंट से मिलने। असल में एसएन ने विंसेंट से काफी पैसे उधार लिए थे, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी वो पैसे वापस नहीं दे पाया। इसलिए एसएन को देखते ही विंसेंट उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी एसएन किसी तरह खुद को संभालता है और विंसेंट को एक प्रपोजल देता है। वह बताता है कि उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे वो दोनों करोड़ों कमा सकते हैं। ये सुनकर विंसेंट और उसके आदमी थोड़े शांत हो जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होकर एसएन को दिखाया जाता है। ये जो स्पीकर था असल में वही यहाँ छोड़ कर गया था और इसी स्पीकर के जरिए वो गैब्रियल और मिस्टर पेलिग्रीनी की फोन बातचीत सुन लेता है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैं पूरा प्लान समझाकर बताता है। वह कहता है कि जिस म्यूजियम में मैं काम करता हूँ वहाँ रानी मारिया का एक बेहद कीमती हार रखा है और आने वाले शुक्रवार को उसकी नीलामी होने वाली है। अब हम उसी हार को चुराएंगे। इसके बाद एसएन उन्हें पूरा प्लान प्रैक्टिकली समझाता है। वह कहता है कि पूरे म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन हमारे जैसे क्लीनरों के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं है और हमारी एंट्री एग्जिट का रास्ता भी बाकियों से अलग होता है। इसके अलावा ऊंची पोस्ट के लोग अभी भी क्लीनरों पर ध्यान नहीं देते और हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। विंसेंट, केविन और रूडी ये तीनों क्लीनर की यूनिफॉर्म पहनकर बिना शक म्यूजियम के अंदर चले जाएंगे। अंदर जाते ही विंसेंट और केविन वहाँ मौजूद असली गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर गार्ड बनकर खड़े रहेंगे और रूडी सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा। वहाँ जाकर वो ऑपरेटर को काबू में करेगा और सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देगा। लेकिन कैमरे बंद होते ही अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से पुलिस को पहुँचने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। तो इन 7 मिनटों में पूरा काम निपटाकर बाहर निकलना होगा। बाहर पहले से ही एक कार रेडी रखी जाएगी ताकि हार हाथ में लेते ही सब लोग बैठकर तुरंत गायब हो जाएं। प्लान सेट होते ही सब लोग अगले शुक्रवार यानी नीलामी के दिन चोरी का काम करने निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में उस दिन भव्य तैयारी होती है। देश विदेश के नामी गिरामी अमीर लोग रानी के हार की नीलामी में हिस्सा लेने आते हैं। उधर एसएन भी अंदर घुस आता है, एक नकली आईडी मिस्टर पॉल के नाम से कस्टमर बनकर। दूसरी तरफ विंसेंट, केविन और रूडी क्लीनर की ड्रेस पहनकर बिना आवाज किए अंदर दाखिल हो जाते हैं। किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन 2 गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी जगह गार्ड बनकर खड़े रहते हैं। रूडी कंट्रोल रूम में पहुंचकर ऑपरेटर को हटाता है, सारे कैमरे बंद करता है और एसएन को ग्रीन सिग्नल भेज देता है। उधर नीलामी में हार की बोली $42 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये बोली एसएन खुद ही लगा रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसलिए वह अचानक 60 मिलियन की बोली लगाकर सबको चौंका देता है ताकि कोई और बोली लगाने की हिम्मत ही न करे। एसएन जब हार की कीमत लगभग दोगुनी बोल रहा होता है तब भी किसी को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसके फेक प्रोफाइल में कुल संपत्ति की रकम $576 मिलियन दर्ज थी। इसी बीच 2 मिनट का समय निकल चुका था। रूडी बिना देरी किए जल्दी से बाहर रखी कार में बैठ जाता है और एसएन नीलामी ऑफिसर से हार प्राप्त करने के बाद सीधे वोल्ट रूम में चला जाता है। वहाँ गार्ड का छद्मवेश पहले से ही विंसेंट और केविन ने संभाल रखा था। नीलामी ऑफिसर कहता है, पूरा पेमेंट करने के बाद ही आप हार हाथ में ले पाएंगे। एसएन जवाब देता है, पेमेंट करने से पहले मैं हार को हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। आखिर इस हार के पीछे तो करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। नीलामी ऑफिसर वोल्ट का लॉक खोल देता है और एसएन को हार हाथ में लेने देता है। जैसे ही एसएन हार हाथ में लेता है, गार्ड के छद्मवेश में मौजूद विंसेंट और केविन अचानक उन पर झपट पड़ते हैं। वे दोनों एसएन और वहाँ मौजूद बाकी 2 लोगों को बंधक बनाकर हार ले जाकर सीधे भाग जाते हैं। असल में विंसेंट ने प्लान किया था कि एसएन को चकमा देकर हार खुद चुरा लेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं होती, क्योंकि तेज गाड़ी चलाते हुए वे एक भयंकर एक्सीडेंट कर बैठते हैं और पुलिस के हाथों पकड़ ली जाते हैं। इसी बीच पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के कैप्टन सीधे म्यूजियम में आकर एसएन से पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि एसएन ने जिस कंपनी का नाम बताया था वह पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उनमें थोड़ी शक की भावना थी। लेकिन अथॉरिटी एसएन के पक्ष में बोलती है कि उसने तो हार को बचाने की कोशिश की थी। तभी कैप्टन को फोन आता है और बताया जाता है कि हार चुराने वाले पकड़े जा चुके हैं और हार भी बरामद कर लिया गया है। इसलिए एसएन को शक करने का कोई कारण नहीं बचता और सामान्य जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उस रात देखा जाता है कि एसएन फिर क्लीनर के वेश में म्यूजियम लौट आता है। वह सफाई पूरी करता है और डस्टबिन के कचरे में से असली हार निकालकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। असल में पिछली रात जब विंसेंट और केविन उन पर झपट पड़े थे, उसी समय एसएन ने अपने पॉकेट में रखे नकली हार को असली हार के साथ बदल दिया और असली हार को म्यूजियम
म्यूजियम के डस्टबिन में फेंक दिया ताकि बाद में सफाई के दौरान वह उसे ले जा सके। एकदम परफेक्ट प्लान है ना? लेकिन ये प्लान उसने एक दिन में नहीं बनाया था। असली हार पाने के लिए एसन पिछले 25 साल से इंतजार कर रहा था और इस पूरे रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। एसन के पिता का नाम था बाबाकर। उस समय वह पेलिग्रीनी नाम के एक बेहद अमीर फैमिली के घर में ड्राइवर के रूप में काम करते थे। रानी मारिया का जो कीमती हार लेकर इतनी सारी कहानी चल रही है वो उस समय पेलिग्रीनी फैमिली की ही प्रॉपर्टी था। बाबाकर बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार इंसान थे। एक दिन घर की मैडम यानी मिसेस पेलिग्रीनी बाबाकर से कहती हैं, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हैं, चाहो तो घर ले जाकर पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा बेटा पढ़ता हो तो उसके लिए भी ले जाना। इस मौके का फायदा उठाकर एसन के पिता अपने छोटे बेटे के लिए अर्सेन लुपेन नाम की एक किताब लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक वह हार गायब हो जाता है और मिस्टर पेलिग्रीनी बिना किसी सबूत के सीधा बाबाकर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं और उन्हें जेल भिजवा देते हैं। कुछ दिनों बाद छोटा एसन अपने पिता से जेल में मिलने जाता है और देखता है कि अपमान और शर्म सह न पाने के कारण उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की लाश देखकर उसी दिन उसके मन में एक पागलपन सी जिद चढ़ जाती है, एक दिन मैं उस हार को जरूर हासिल करूंगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद लगभग 25 साल तक वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। कुछ दिन पहले उसे न्यूज में पता चलता है कि रानी का वो हार बरामद कर लिया गया है और अब लूव्र म्यूजियम में रखा है। उसी पल से एसन अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी लेता है और अंदर की पूरी सिस्टम को समझ लेता है। फिर ऑनलाइन अपने नाम से एक फेक बिजनेस प्रोफाइल बनाता है। विंसेंट से उधार लिया पैसा भी पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। चाहे तो वह कहीं और से भी पैसे का इंतजाम कर सकता था, पर उसने जानबूझकर विंसेंट को इस जाल में खींचा। नीलामी से कुछ दिन पहले वह अपने दोस्त बेंजामिन के पास जाता है और उसकी मदद से असली हार जैसा बिल्कुल हूबहू एक नकली हार बनवा लेता है। मतलब नीलामी, नकली हार, चोरों का पकड़ा जाना, ये सब पहले से ही एसन के मास्टर प्लान का हिस्सा था और इसी परफेक्ट प्लानिंग की वजह से आखिरकार असली हार उसके हाथ में पहुंच जाता है। उधर इसी केस के दूसरे इंचार्ज इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से फोन आता है कि जो हार उन्होंने बरामद किया था वो नकली है। ये सुनकर यूसुफ बहुत घबरा जाता है। अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखी आर्सेन लुपेन की किताब पर जाती है। उसे लगता है कि कल रात की चोरी उसी किताब की स्टोरी को फॉलो करके की गई है। वह समझ जाता है कि चोर जरूर आर्सेन लुपेन से इंस्पायर्ड होगा। खैर, चूंकि अगले दिन शनिवार था इसलिए उस दिन एसन अपने बेटे से मिलने वाला था। बेटे से मिलने के बाद एसन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, यहाँ तक कि वह अपने बेटे को आर्सेन लुपेन की वही किताब उपहार में देता है जो उसके पिता ने 25 साल पहले उसे दी थी। और वही किताब असल में एसन की पूरी जिंदगी का रूट बदलने वाली रही। इसके बाद एसन वह हार लेकर अपने दोस्त बेंजामिन के लैब में आता है। बेंजामिन हार को देखकर पूरी तरह चकित हो जाता है, क्योंकि पेलिग्रीनी फैमिली इतने सालों तक सबको यह बता रहा था कि 25 साल पहले हार चोरी हो गई थी। उसके बाद ही हीरे 7 अलग अलग देशों में बेच दिए गए, फिर हीरे बरामद करके नए सिरे से जोड़ दिए गए। लेकिन जब बेंजामिन हार को चेक करता है तो वह कुछ भी गलत नहीं पाता। हार बिल्कुल पहले जैसा ही सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के है। ये देखकर एसन को पूरी तरह यकीन हो जाता है हार कभी चोरी नहीं हुआ था, सारा ड्रामा सिर्फ दिखावा था और उस ड्रामे का शिकार उसके पिता बने थे। मतलब 25 साल पहले बाबाकर को पूरी तरह प्लान करके फंसाया गया था। सब कुछ समझते ही एसन के रुएं खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह मिसेस पेलिग्रीनी को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजता है। साक्ष्य के रूप में चिट्ठी के साथ एक हीरा भी भेजता है। चिट्ठी में डेट, टाइम और लोकेशन सब लिखा होता है। असली हीरा देकर और इस चिट्ठी को पाकर मैडम पेलिग्रीनी ठीक समय पर उस लोकेशन पर पहुंचती है। एसन उस समय पिज्जा डिलीवरी बॉय के वेश में उससे मिलता है। वह सीधे पूछता है, आपने मेरे पिता को चोरी के आरोप में क्यों फंसाया? असल में मिसेस पेलिग्रीनी वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन बुक में स्पाई कैमरा और कान में हियरिंग डिवाइस लगाए हुए आई थी। एसन उसे समझ जाता है और हाथ से स्पाई कैमरा ढक देता है। पेलिग्रीनी उस समय एसन से कहती है कि वह पैसे के बदले सभी झमेलों को सुलझा दे, लेकिन एसन मानने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाना चाहता है। तभी स्पाई कैमरा बंद हो जाता है और छद्मवेश में बैठे ऑफिसर उनकी ओर बढ़ते हैं। एसन तुरंत अपनी साइकिल लेकर भागने लगा है। पुलिस भी पीछा करती है, लेकिन उसी समय वहाँ कुछ और पिज्जा डिलीवरी बॉयज आ जाते हैं। पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और एसन को पकड़ने की बजाय एक फूल डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है और उसी मौके का फायदा उठाकर एसन ड्रेस बदलकर चला जाता है। असल में मिसेस पेलिग्रीनी से मिलने से पहले एसन यहाँ के कुछ पिज्जा डिलीवरी बॉयज से बात कर चुका था। इसके बाद एसन घर लौटकर अपने पिता की जेल से लिखी एक चिट्ठी निकालता है जो उनके मौत से पहले भेजी गई थी। चिट्ठी में बाबाकर ने आखिरी लाइन में लिखा था कि असली सच लाइब्रेरी में मिलेगा, लेकिन बाबाकर ने जानबूझकर लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत लिखी थी। एसन समझ जाता है कि यह कोई कोड लैंग्वेज है। पूरी रात वह इसे एनालाइज करता है और एक नाम निकलता है, एटियन कोमेट। ये आदमी पहले एक लाइब्रेरी में काम करता था और जेल में उसके पिता के पास वाले सेल में भी रहता था। एसन को पता चलता है कि वह आदमी अब भी जेल में है, इसलिए एसन उससे मिलने का इरादा करता है, लेकिन वह आदमी बीमार होने की वजह से आसानी से मिलने का मौका नहीं देता। एसन भी कोई आम आदमी नहीं था, वह सीधे जेल में जाने का प्लान बनाता है। असल में हाल ही में एसन का ममातो भाई किसी केस में जेल गया था और वह एसन के जमे भाई की तरह दिखता था। एसन अपने आप को ममातो भाई के रूप में बदलकर जेल में घुस जाता है। जेल में एसन उस आदमी के बेटे से पता लगाता है कि वह अपने बीमार पिता के कारण जेल के अस्पताल में भर्ती है। तभी एसन को एक आइडिया आता है। वह जेल के 2 कैदियों से झगड़ा कराकर गड़बड़ी पैदा कर देता है और वे उसे पेट में ब्रश मार देते हैं। इस वजह से एसन को जेल के अस्पताल
में भर्ती कर दिया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एसएन एटियन कमेट से मिलता है और अपनी असली पहचान बताता है। कमेट बताता है कि एसएन के पिता ने उसके पास एक किताब रखी थी और कहा था अगर कोई मेरे पीछे यहाँ आता है तो उसे ये किताब दे देना और कहना कि सारे जवाब इस किताब में हैं। तब रात ही एसएन कमेट के बेटे के माध्यम से किसी तरह किताब खोज निकालता है। एसएन का बेटा किताब खोलकर देखता है कि उसके पिता ने कुछ शब्द चाय के द्वारा मार्क किए हुए थे। एसएन उन शब्दों को जोड़कर पढ़ता है और समझ जाता है कि उसके पिता कहना चाहते थे मैं निर्दोष हूँ, मिस पेलिग्रीनी ने मुझे फंसाया। ये जानकर एसएन के अंदर भयंकर क्रोध और गुस्सा पैदा होता है, लेकिन बदला लेने के लिए एसएन को अब जेल से बाहर निकलना होगा। इसके लिए वह एक प्लान बनाता है। वह उस किताब के नायक अर्सेन लुपिन की तकनीक अपनाता है और गले में फांस डाल देता है, जिससे सबको लगता है कि वह मर गया है। तब उसे एम्बुलेंस में डालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एसएन जाग जाता है, गाड़ी से उतरकर भाग निकलता है। इसके बाद एसएन सीधे एनी पेलिग्रीनी यानी मिसेस पेलिग्रीनी से मिलता है और उसे इस पूरे मामले के बारे में पूछता है। एनी बताती है कि उसे कहा गया था कि वह एसएन के पिता से एक कन्फेशन पेपर पर साइन करवा ले, तब बाबाकर को कुछ दिन बाद सही समय पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एनी जेल जाकर बाबाकर से वह पेपर साइन करवा देती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके और बाबाकर के साथ धोखा किया जाएगा। एनी फिर एसएन को बताती है कि उस समय गाब्रिएले नाम का एक पुलिस ऑफिसर ही बाबाकर के केस की जांच कर रहा था। एनी के अनुसार यही ऑफिसर असल में बाबाकर की मौत के पीछे है। एसएन घर लौटकर गाब्रिएले के बारे में सर्च करता है और पता चलता है कि अब वह प्रमोशन पाकर पुलिस कमिश्नर बन चुका है। तब हम देखते हैं कि कमिश्नर गाब्रिएले अपने परिवार के साथ सुख शांति से समय बिता रहा है, लेकिन एसएन उसे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी में रखता है। असल में गाब्रिएले के घर किसी समय एसएन ने सीक्रेट कैमरा लगवा रखा था, जिसकी जानकारी गाब्रिएले को नहीं थी। गाब्रिएले ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी एसएन आईटी टेक्नीशियन का वेश बदलकर उसके पास जाता है और कहता है कि वह आईटी डिपार्टमेंट से कंप्यूटर चेकिंग के लिए आया है। यह सुनकर गाब्रिएले उसे कंप्यूटर लैब की ओर ले जाता है। तभी एसएन उसे अचानक एक खाली कमरे में ले जाकर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। साथ ही गाब्रिएले का मोबाइल सिम निकाल कर तोड़ देता है। फिर एसएन उसे एक बड़े बॉक्स में डालकर किडनैप कर लेता है। जब गाब्रिएले होश में आता है तो वह पाता है कि उसे एक कुर्सी पर हाथ पांव बांध कर रखा गया है, लेकिन एसएन सीधे उसके सामने नहीं आता। वह पास के कमरे से एक डिवाइस के माध्यम से अपनी आवाज बदलकर गाब्रिएले से बात करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एसएन स्क्रीन पर अपने पिता बाबाकर की कुछ तस्वीरें दिखाकर गाब्रिएले से पूछता है क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं। गाब्रिएले बाबाकर को देखकर पहचान लेता है। तभी 25 साल पहले का एक फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में देखा जाता है कि गाब्रिएले बाबाकर को गिरफ्तार करने के बाद मिस्टर पेलिग्रीनी से मिलने जाता है। वहाँ वह मिस्टर पेलिग्रीनी से कहता है बाबाकर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हार चोरी किया है। फिर गाब्रिएले मिस्टर पेलिग्रीनी की ओर शक की नजरें घुमाते हुए कहता है आपने कुछ दिन पहले इस हार का इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाया था, हार चोरी होने से तो आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद गाब्रिएले यह पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है कि सच्चाई क्या है। तब हम वर्तमान में लौटे हैं। एसएन स्क्रीन पर अपने पिता के इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम और कन्फेशन रिपोर्ट्स दिखाता है, जिनमें गाब्रिएल के साइन मौजूद हैं। एसएन सीधे उससे पूछता है आपने मेरे पिता को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम्हें तो जांच में कोई हार नहीं मिली, तो किस आधार पर मेरे पिता को सजा दी गई और सजा कम करने के नाम पर उनसे चोरी की कन्फेशन क्यों करवाई गई? गाब्रिएले अब कोई रास्ता नहीं देकर स्वीकार करता है कि उसने यह काम वास्तव में रिश्वत के बदले किया, लेकिन उसने यह अपनी विलासिता के लिए नहीं किया। वह यह सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए करने को मजबूर था। कमिश्नर के किडनैप की घटना पर पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और एसएन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाती। इसके अलावा कमिश्नर के मोबाइल डेटा भी बंद पाया जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर यूसुफ बताता है कि मोबाइल में सिम के अलावा एक अलग चिप लगी हुई है। पुलिस जल्दी से उस चिप को ट्रैक करती है और गाब्रिएल के मोबाइल की लोकेशन पता कर लेती है। तुरंत ही पुलिस उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं गाब्रिएले एसएन से कहता है कि बाबाकर के केस के बारे में उसे इतना ही पता था, इसलिए वह एसएन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए और वादा करता है कि वह एसएन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। एसएन जवाब देता है हालांकि पुलिस पर विश्वास करना सही नहीं, फिर भी मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तब पुलिस ट्रैक की हुई लोकेशन पर पहुंचती है और वह बॉक्स पाती है। बॉक्स खोलने पर पता चलता है कि वहाँ केवल कमिश्नर का मोबाइल ही है। पुलिस तब गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ती है। ड्राइवर बताता है कि उसे ऊबर से बुक किया गया था। उसे किडनैप के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना कहा गया था कि सिटी हॉल से कुछ सामान लेकर आना है। यह सुनकर इंस्पेक्टर यूसुफ कहता है कमिश्नर को किडनैप करके जरूर सिटी हॉल में रखा गया होगा, क्योंकि यही अर्सेन लुपिन की तकनीक है। वह सभी का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देता है और सबके नाक के नीचे अपना काम पूरा कर देता है। यूसुफ फोर्स लेकर सिटी हॉल पहुंचता है, लेकिन एसएन वहां से कुछ सेकंड पहले ही निकल चुका होता है। फिर पुलिस सिटी हॉल में जाकर कमिश्नर गाब्रिएले को सुरक्षित निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गाब्रिएले से किडनैप की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कमिश्नर को 4 घंटे तक रोकने के बाद भी क्यों कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, और किडनैपर ने उनसे कोई डिमांड भी नहीं की थी, इसलिए यह सब उनके लिए बहुत अजीब था। तभी इंस्पेक्टर यूसुफ कैप्टन को बुलाता है और कहता है मुझे एक क्लू मिला। नीलाम वाले दिन मिस्टर पॉल के नाम पर जो व्यक्ति चोरी करता है और जो कमिश्नर को किडनैप करता है, वही असल में एक ही आदमी है। साथ ही 25 साल पहले जब हार पहली बार चोरी हुई थी, उस केस के इंचार्ज भी गाब्रिएले थे। तो ये हाल ही के सारे घटनाक्रम पूरा कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमिश्नर गाब्रिएले घर
लौटते हैं। वह जैसे ही नहाने के लिए जाते हैं 25 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि मिस्टर पेलिग्रीनी ने गब्रिएले को धमकी और रिश्वत देकर बाबाकर को फंसाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन गब्रिएले नहीं जानता था कि बाबाकर इसके चलते आत्महत्या कर लेंगे। इतने सालों बाद भी वह इस घटना को लेकर बहुत पछतावा महसूस कर रहा था। स्नान के बाद वह बाहर निकलते ही मिस्टर पेलिग्रीनी को कॉल करता है और कहता है, बाबाकर के बारे में आपके साथ जरूरी बात है। मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है, और फिर फोन काट देता है। तभी अचानक टेबल पर रखा स्पीकर बजने लगता है। फोन पर गब्रिएले और मिस्टर पेलिग्रीनी की बातचीत स्पीकर में हूबहू रिकॉर्ड हो चुकी होती है। गब्रिएले, जो यह सब अपनी पत्नी से छुपा रहा था, स्पीकर को फर्श पर फेंक देता है। खैर, अगले दिन सुबह जब कमिश्नर गैब्रियल ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, ठीक तभी एसएन जाकर उसके सामने बैठ जाता है। गैब्रियल उसे देखते ही बहुत खींच जाता है। एसएन फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तभी गुस्से में गैब्रियल कहता है कि वो एसएन की मदद करेगा, लेकिन एक ही शर्त पर। एसएन उसे बार बार परेशान करना बंद करे। गैब्रियल बताता है कि फैबियन नाम का एक पत्रकार है, उसने पेलिग्रीनी के खिलाफ काफी इन्वेस्टिगेशन किया था और लगभग उसकी सारी करतूतें उजागर भी कर ही दिया था, लेकिन आखिरी पल में पेलिग्रीनी ने चारों तरफ से दबाव डालकर उस रिपोर्ट को रुकवा दिया और फैबियन का पूरा जर्नलिस्ट करियर बर्बाद कर दिया। इसलिए गैब्रियल कहता है कि एसएन को अब फैबियन से मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान है जो असल में एसएन की मदद कर सकता है। इसके बाद एसएन उस पत्रकार फैबियन से मिलने जाता है और पेलिग्रीनी को सबक सिखाने के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन फैबियन कहता है कि पेलिग्रीनी ने उसे ऐसे फंसाया है कि अब तो बाहर लोगों के सामने मुंह दिखाने का भी रास्ता नहीं बचा। उसकी पूरी जिंदगी अब कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर काटते काटते बीत रही है। तभी एसएन कहता है, इस मामले में आपका और मेरा दुश्मन एक ही है। एसएन अपने पिता वाली पूरी घटना भी उससे शेयर करता है। फैबियन कहता है, पेलिग्रीनी ने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली, मेरा करियर। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसी वजह से वह एसएन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फैबियन एसएन को अपने घर ले जाता है और दोनों मिलकर पेलिग्रीनी से बदला लेने की प्लानिंग शुरू करते हैं। एसएन कहता है, मुझे ऐसा कोई सबूत चाहिए जो पेलिग्रीनी का दिमाग हिला दे। एसएन की बात सुनकर फैबियन कहता है, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही एक सबूत है। उधर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि कमिश्नर के किडनैप वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को जो एसएन की तस्वीर मिली थी, उसी के आधार पर वो लोग सॉफ्टवेयर से उसका स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में एसएन के 4 अलग अलग फेस एनालाइज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेबियन एसएन को ऑब्जेक्शनर पत्रिका के ऑफिस के सामने ले जाता है। ये वही जगह है जहाँ वह कभी पत्रकार के रूप में काम करता था। फेबियन एसएन को बताता है कि तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे में एक स्टोरेज रूम है। वहाँ एक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा है स्पोर्ट्स 1980। बॉक्स के अंदर उसे हरा रंग का वीडियो कैसेट मिलेगा। फेबियन कहता है कि वह खुद इस ऑफिस में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे वहाँ जीवन भर के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए ये काम एसएन को ही करना होगा। तो एसएन अंदर जाकर आसानी से वीडियो कैसेट निकाल लेता है और लौट आता है। घर पहुंचकर कैसेट चलाने पर फेबियन बताता है, 1966 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए आतंकवादी हमले में 11 लोग मारे गए थे, जिनमें 8 फ्रांसीसी नागरिक थे, और यह हमला प्रतिशोध के लिए किया गया था, क्योंकि एक दलाल हथियार व्यापारियों को ठग रहा था। वह दलाल कोई और नहीं बल्कि पेलिग्रीनी था। वीडियो कैसेट में पेलिग्रीनी को हथियार व्यापारियों के साथ डील करते हुए देखा जाता है। फेबियन का अनुमान है कि हार चोरी की झूठी कहानी बनाकर और उसके इंश्योरेंस के पैसे का इस्तेमाल करके पेलिग्रीनी ने यह हथियार का कारोबार किया, लेकिन एसएन पूरा वीडियो अपलोड नहीं करता। सिर्फ पेलिग्रीनी को डराने के लिए वीडियो का एक स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर फैलाता है। स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो जाता है। पेलिग्रीनी मीडिया को बताता है, मेरे नाम पर विपक्षी दल झूठ फैला रहे हैं, इसलिए बिना सबूत कोई कुछ भी विश्वास न करे। तभी पत्रकारों की भीड़ में फेबियन माइक्रोफोन लेकर आगे आता है और सीधे पेलिग्रीनी से पूछता है, क्या आप सच में निर्दोष हैं? पेलिग्रीनी गुस्से भरी नजरों से फेबियन की ओर देखता है, लेकिन कोई जवाब दिए बिना चले जाता है। फेबियन जब वहाँ से निकलता है तो देखता है कि पेलिग्रीनी का एक आदमी उसे पीछे से फॉलो कर रहा है, इसलिए फेबियन रास्ता बदलकर मुश्किल से अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही एसएन उसका इंतजार कर रहा होता है। फूल देकर फेबियन को बधाई देता है और मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर दोनों पूरा वीडियो पब्लिश करने की प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन यूसुफ गाब्रिएले के सामने बैठते हैं और उन्हें एसएन के बनाए गए स्केच दिखाते हैं। इन सब में असल में एसएन के स्केच थे। फिर भी गाब्रिएले जोर देकर कहता है कि इनमें से किसी ने भी उसे किडनैप नहीं किया, लेकिन यूसुफ इसे मानने को तैयार नहीं था। वह भी जोर देकर कह रहा था कि हार चोरी और गाब्रिएले का किडनैप दोनों में एक ही व्यक्ति शामिल है। यह सुनकर गाब्रिएले थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है, इन दोनों केसों को एक साथ मत जोड़ो, तुम लोग रानी का हार खोजने पर ध्यान दो। इसके बाद वह यूसुफ को इस केस से हटा देता है, क्योंकि यूसुफ जल्दी ही केस को सुलझाने की दिशा में बढ़ रहा था। डर के कारण कमिश्नर उसे अब इस केस में नहीं रखना चाहते थे। फिर एसएन मेकअप करके अपना चेहरा बदलकर एक चैनल के टॉक शो में जाता है। उसका मकसद था कि पेलिग्रीनी का वीडियो पूरे देश को लाइव दिखाया जाए, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले ही पेलिग्रीनी के लोग वीडियो के असल हिस्सों को काट देते हैं। इस वजह से एसएन उल्टा विलन के रूप में दिखाया जाता है और प्रचार शुरू हो जाता है कि एसएन जानबूझकर निर्दोष पेलिग्रीनी को फंसा रहा है। एसएन सब समझकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पेलिग्रीनी के लोग उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि एसएन सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच फेबियन घर पर बैठा टीवी पर डॉक्यूमेंट्री शो देख रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। फेबियन खत भांपकर एक किताब में एसएन के लिए कुछ लिखकर दरवाजा खोल देता है। तभी पेलिग्रीनी का गुंडा लियोनार्डो फेबियन के गले को पकड़ता है और एसएन के बारे में पूछता है। फेबियन कुछ नहीं बताता तो लियोनार्डो उसे
उसे मारकर गले में फांस डाल देता है। कुछ समय बाद एसएन फेबियन के घर पहुंचता है और वहां उसका लटका हुआ शव देख चौंक जाता है। खतरे को समझकर एसएन किसी तरह वहां से भाग जाता है। इसी बीच इंस्पेक्टर यूसुफ टॉक शो में आए शख्स के साथ एसएन के इस केस की हूबहू मैचिंग पाता है और वह केस असल में एसएन का ही था। दूसरी तरफ एसएन खुद को दोषी महसूस करने लगा है। वह सोचता है कि अगर उसने फाबियन को इसमें शामिल नहीं किया होता तो शायद उसे इस तरह मरना नहीं पड़ता। तब उसका दोस्त बेंजामिन उसे सांत्वना देता है और कहता है सब कुछ भूल जाओ और अपने बेटे से मिलने जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एसएन सुबह अपने बेटे से मिलने जा रहा है। ठीक उसी वक्त एसएन को समझ आता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। असल में यह वही लियोनार्डो था जिसने फेबियन को मारा था। एसएन उसके हाथों से बचने के लिए भाग पड़ता है और किसी तरह अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है। एसएन अपने बेटे को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें आर्सेन लुपिन की तरह का ड्रेस और टोपी होती है। बेटा भी अपने पिता की तरह आर्सेन लुपिन का फैन था, इसलिए उसे यह गिफ्ट बहुत पसंद आता है। एसएन सभी को जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी को लेकर घूमने निकलता है। वे ट्रेन से एक जगह जा रहे थे जो आर्सेन लुपिन की यादों से जुड़ी थी। ट्रेन में एसएन अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिता रहा था। इस बीच उसकी पत्नी क्लेयर उनकी तीनों की एक सेल्फी लेती है। एसएन जब सेल्फी देखता है और झूम करता है तो अचानक देखता है कि उसकी पिछली सीट पर लियोनार्डो बैठा है। एसएन नहीं चाहता था कि उसके परिवार को कोई परेशानी हो, इसलिए वह लियोनार्डो का ध्यान हटाने की कोशिश करता है। एसएन पहले ट्रेन में सबके सामने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है। फिर क्लेयर को कहता है कि वह देखता है कि उसे कोई ड्रिंक चाहिए या नहीं और ट्रेन के पीछे की ओर चला जाता है। लियोनार्डो उसके पीछे जाने लगता है। कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर एक मौके पर एसएन लियोनार्डो को ट्रेन के स्टोरेज में फंसा देता है और बाहर से भाग देता है। एसएन फिर अपने परिवार के पास लौटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद लियोनार्डो वापस आता है और अपने परिवार के बीच बैठ जाता है। यहाँ वह एसएन के बेटे के साथ बातचीत शुरू कर देता है। लियोनार्डो के हाथों से बचने के लिए एसएन एक पुलिस कैप्टन को मैसेज भेजता है। मैसेज में लिखा था, मैं मिस्टर पॉल बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट में ले हार्ब स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आपको चाय, सिंगारा और समोसा खाने का न्योता है। फिर याद दिला दूं, इस पॉल के नाम से ही एसएन ने नीलाम वाले दिन हार्ट चुराया था। मैसेज मिलने के बाद कैप्टन तुरंत लोकल थाने को सूचना दे देता है। ट्रेन स्टॉप होने पर एसएन अपने पत्नी और बच्चे को पहले उतरने के लिए कहता है और बताता है कि वह थोड़ी देर बाद उतरेगा। पत्नी और बच्चे उतर जाते हैं। तभी लियोनार्डो एसएन से कहता है, तुम चुपचाप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और मेरे साथ आओ। एसएन बिना किसी झंझट के लियोनार्डो के साथ ट्रेन से उतर जाता है। ठीक उसी वक्त लोकल थाना की पुलिस दोनों को घेर लेती है। वे लियोनार्डो को पकड़ लेते हैं। उसके पॉकेट से एक पिस्टल और हार्ट का एक डायमंड भी मिल जाता है और इसी से साबित हो जाता है कि वही पॉल था। असल में ट्रेन से उतरने से पहले ही एसएन ने चालाकी से डायमंड लियोनार्डो के पॉकेट में डाल दिया था। एसएन अब आराम से अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच के किनारे घूम रहा था। इस दौरान उनका बेटा थोड़ा आगे जाकर अपने आप खेलने लगा है। दूसरी ओर कैप्टन और उनकी सहयोगी सोफिया एसएन की लोकेशन पर आने की तैयारी कर रहे थे। वे कमिश्नर गैब्रियल से परमिशन मांगते हैं तो गैब्रियल गुस्से में कहता है, ओह, वहाँ जाकर ब्राउन लेमन फार्म देखने जाना है क्या? पॉल जिसे गिरफ्तार किया गया वो तो कोई और है और उसके पास जो पिस्टल मिली है उसका लाइसेंस है। पॉकेट में डायमंड कैसे आया ये उसे खुद नहीं पता, इसलिए लोकल पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया। ये सुनकर कैप्टन फिर से हताश हो जाता है और सोचता है वो शैतान मुझे फिर से मूर्ख बना गया। इसी बीच एसएन और क्लेयर आराम से घूम रहे होते हैं। तभी अचानक ध्यान आता है कि कई समय से उनका बेटा दिखाई नहीं दे रहा। वे घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता और ऐसा होना भी लाजिमी था क्योंकि तब तक लियोनार्डो ने उसे किडनैप कर लिया था। बेटे को ना पाकर जब एसएन निराश होकर खड़ा होता है तभी इंस्पेक्टर यूसुफ पीछे से आता है और उसे लुपिन कहते हुए पुकारता है और इसी टेंशन और एक्साइटमेंट के साथ लुपिन का पहला सीजन यहीं समाप्त होता है। पहले सीजन के अंत में भी कई चीजें अधूरी रह जाती हैं। एसएन अब तक अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पाया। उसका मुख्य दुश्मन पेलेग्रिनी ने उसका बेटा भी किडनैप कर लिया है और इंस्पेक्टर यूसुफ अब उसे पहचान चुका है। इतने सारे खतरों से वह कैसे बाहर निकलेगा, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा लुपिन सीजन 2 के एक्सप्लेन के लिए।